बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज लाहौर में हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब हुआ। आपको बताएं, MNA मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, जिसके बाद आज इस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है, जिसके मुताबिक अब तक 62 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं। इन नताइज के मुताबिक, गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शाइस्ता परवेज़ मलिक आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो पीछे हैं। और लीड के हवाले से भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा की लीड के साथ, मार्जिन के साथ मुस्लिम लीग नून आगे है। दिन भर की क्या गहमा गहमी रही, क्या सूरत हाल रही, टर्न आउट कैसा रहा? हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हसन रजा दिन भर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहे, वो हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जबकि हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और वो हमें नताइज के हवाले से बताएंगे। तो अशफाक, सबकी नज़रें इस वक्त नताइज पर हैं, तो हमें जल्दी से बता दीजिए अब तक के क्या नताइज सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन की तादाद 254 है और अब तक जो गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक 62 पोलिंग स्टेशन का नतीजा दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ मलिक को 8820 वोट पड़े हैं और वो इस हवाले से पहले नंबर पर आ चुकी हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल 6810 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और इस तरह से शाइस्ता परवेज़ मलिक को वाज़े बरतरी है। लेकिन अभी टर्न आउट कैसा नजर आ रहा है? स्टेशन है तो बाकी पोलिंग स्टेशन टर्न आउट के हवाले से हमें हसन रजा अपडेट करेंगे। अशफाक, आप हमें इस वक्त जो है वो नताइज के हवाले से बताते रहे। तो मजमूई तौर पर ये 254 पोलिंग स्टेशन हैं और इन पोलिंग स्टेशन में से 62 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा सामने आया है उस हवाले से शाइस्ता परवेज़ मलिक आगे हैं, जबकि असलम गिल 6810 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन इस वजह से अहम था कि यहाँ पर जमशेद इकबाल चीमा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुसर्रत चीमा, इन दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना था, लेकिन दोनों के तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक NA 133 में नहीं था, जिसके बायस दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए और फिर अपीलेट कोर्ट ने भी इनके कागजात मुस्तरद किए। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुक्मरान जमात है, उनका कोई उम्मीदवार हल्का NA 133 में मौजूद नहीं था और इसीलिए ये मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ है। तो अब तक जो नताइज सामने आए हैं, इस हल्के में मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल है और जबकि रिटर्निंग ऑफिसर को जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनकी जानिब से व्हाट्सएप पर नताइज भेजने के उनको कहा गया था। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान, आज़ाद उम्मीदवार भी थे इस हल्के में, बल्कि एक दो को तो मैंने देखा था उन्होंने काफ़ी अपनी वो पोस्टर वगैरह भी लगा रखे थे। तो उनको वोट पड़ने की क्या सिचुएशन है? कितने वोट पड़े उनमें से किसी को? हबीब साहब, उनको चूँकि मजमूई तौर पर ये 11 उम्मीदवार हैं, जिसमें शाइस्ता परवेज़ मलिक और असलम गिल पहले और दूसरे नंबर पर हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी तादाद 9 थी। उनमें से किसी को 1 वोट पड़ा, किसी को 2 वोट पड़ा और अब तक जो 62 पोलिंग स्टेशन हैं उनके मुताबिक उनको शायद ही कोई ऐसा उम्मीदवार हो जिसको 5 से ज़्यादा वोट पड़े हो। तो उस हवाले से अशफाक, ये भी बताइएगा कि कुछ इस तरह की बात भी चल रही थी कि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने कोई एप्लीकेशन भी दी है किसी कंप्लेंट की रिटर्निंग अफसर के खिलाफ? इस हवाले से जो आज सारा दिन इलेक्शन हुआ उससे मुतल्लिक 4 ऑफिशियल तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शिकायत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई, लेकिन उज़्मा बुहारी जो ये कह रही थी वीडियो से मुतल्लिक, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस बात की तरदीद की और कहा कि हमें उज़्मा बुहारी ने कोई शिकायत जमा नहीं करवाई, सिर्फ मीडिया पर आकर उन्होंने बात की है। जबकि जो बाकी 4 शिकायत हैं वो किसी के वोट के इंदराज का इशू था या जो लीगी कारकुनान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने आए उससे मुतल्लिक मामूली शिकायत थी, उस पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जो
अशफाक, नताइज के हवाले से तो आपने हमें बता दिया, दिन भर की क्या सूरत हाल रही। हसन रजा और जो साथ साहब भी जानना चाह रहे हैं कि टर्न आउट कैसा रहा, इस हवाले से हमें जरा बताइए। हसन बहुत ज़्यादा, जब हबीब साहब ने हल्के का सर्वे भी किया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा था कि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के बहुत ज़्यादा, कुछ 60+ % वोट होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और दीगर पार्टीज़ के, पीपल्स पार्टी वगैरह के तो बहुत कम नंबर्स थे। अभी के लिए डिफरेंस इतना नहीं लग रहा। क्या वोटर टर्नआउट बहुत कम था या कैसा आपको नजर आया आज सारा दिन हल्के में? देखें, अभी जो आप बता रहे हैं 73 पोलिंग स्टेशन का 12,202 वोट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाइस्ता परवेज़ मलिक की, और 7,555 वोट हैं असलम गिल के। यानी डिफरेंट तो किसी हद तक बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह अभी अकरम साहब ने सर्वे किया था वो किसी हद तक दुरुस्त था, क्योंकि जब मैं भी यहाँ पर पहले मैंने विजिट किया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात तब्दील होते दिखाई दिए। उस वक्त तब्दील होते दिखाई दिए जब आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में चार्ज संभाला और इस सारे इलेक्शन की मॉनिटरिंग शुरू की, और तमाम क्रिश्चियन वोटर जितना भी है कम्युनिटी, तकरीबन 60,000 वोट NA 133 में है, वो तमाम को तमाम कोशिश की कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट कर सके। इसी तरह पाकिस्तान अवामी तहरीक का तकरीबन 14 से 15,000 के करीब वोट है इस हल्के में, वो भी कोशिश की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट किया जा सके, और उनकी जानिब से ऐलान भी किया गया ताहुल कादरी साहब की तरफ से, और आज पैट की तरफ से जितने उनकी तरफ से मुहिम भी चलाई जाती रही कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है। इसी तरह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का तकरीबन 2,000 के करीब वोट है इस हल्के में, वो भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के दावे करते रहे और उनके हवाले से कोशिश की जाती रही। सुबह जब आगाज़ हुआ तो भटूरे, मगज, इसी तरह नान, चने, बहुत सारी चीज़ें जो है वो नाश्ते का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हबीब साहब वो नाश्ता खाने वाले इस हल्के के लोग बहुत कम थे। या तो सिंधी अफराद थे या वो हल्के के ताल्लुक़ रखते थे जो अंदरून लाहौर, भाटी अंदरून गेट से ताल्लुक़ रखते थे, या जो लाहौर से बाहर आए थे, वो सिर्फ नाश्ता करने आज लाहौर पहुंचे थे, नाश्ता किया और चलते बने चले गए। लेकिन इस हल्के के वोट जिनको उन्होंने बाहर निकालना था कि वोट डालने के लिए आए, वो बहुत कम दिखाई दिए। और टर्न और तकरीबन जो बताया जा रहा है अभी तक तो जितने 73 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10% है, क्योंकि अभी बड़े पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें ग्रीन टाउन का इलाका है, मरियमाबाद, सफदराबाद, जोहानाबाद, इसी तरह टाउनशिप का इलाका जाता है। अगर उनको देखा जाए जहाँ पर रिजल्ट उनके भी आना बाकी है, तो तकरीबन ये चला जाएगा 25 से 27% तक जा सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर कम होता है तो वो नताइज के सामने से ही सिचुएशन सामने आ सकती है। कई जगहों पे इख्तलाफात हुए, जिस तरह 232 पोलिंग स्टेशन में, एक 42, 43, 44 में पोलिंग स्टेशन, कई जगहों पे हल्की सी वो इख्तलाफात हुए, मार कुटाई, हल्के से थप्पड़ थुप्पड़ एक दूसरे के दरमियान शुरू हुए, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुँच कर मामला को कंट्रोल कर लिया। पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी जगह कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। रेंजर्स भी तैनात थी, पुलिस एहलकार भी थे और अलर्ट करे रहे। अमन और मान की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर देखने में आई। और यहाँ पर टोटल 8 बरादरियाँ थी जो NA 133 में, जिसमें अराइम बरादरी थी जिसका 30% वोट था, राजपूत का 20% वोट था, खोकर बरादरी का 12% वोट था, और जट्टों का 8% वोट था, गुज्जर बरादरी का 7% वोट था, कश्मीरी 3% थी। इनमें से बहुत सारी बरादरियाँ भी आज देखने में नहीं आई। और जहाँ तक अराइम बरादरी है, वो किसी हद तक तो सपोर्ट करती थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, लेकिन बड़ी आबादी जो सपोर्ट करती थी वो करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सरियत वोट आज बाहर नहीं निकला, और जो निकला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट करके गया है बहुत सारा, क्योंकि तकसीम हो गया और बहुत सारे इख्तलाफात भी सामने आए। अलबत्ता फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक है वो 12,202 वोट से लेकर बरतरी हासिल कर रही है, और 7,555 वोट लेकर असलम गिल दूसरे नंबर पर है। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान मोहम्मद अशफाक और हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे। हबीब साहब, टर्न आउट जो था वो सारा दिन सबके सामने सिचुएशन रही, इस हवाले से खबरें भी आती रही, फिर हसन रजा ने भी हमें अपडेट किया। ये जो मार्जिन बड़ा हम क्लोज होता हुआ किसी वक्त दिखाई देते हैं, किसी वक्त कुछ हल्कों का रिजल्ट आता है तो वो बढ़ भी जाता है, ये क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी इतना आगे कैसे जब भी टर्नआउट कम होता है तो उसका फायदा हमेशा छोटी पार्टी को होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो पार्टी जिसने जो हार रही हो उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेके हारे अगर वो इलेक्शन नहीं जीत सकती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी इस इलेक्शन में बुनियादी तौर पर यही थी कि वो अपने वोटर की मौजूदगी का एहसास दिलाए, और इनका ये ख्याल था, जो जिस स्ट्रेटजी पे इन्होंने काम किया, कि हम हारें या जीतें, हमें अपने वोट जो हैं वो 40-50 हज़ार तक ले जाने हैं।
तो लिहाजा उस हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे, जैसे अभी ये तकसीम बता रहे थे कि जो नॉन मुस्लिम वोटर है और मुस्लिम वोटर है और बरादरियों पे, और PAT ने उसके ऊपर काम किया, सब कुछ किया। तो अगर ये सारे काम 2018 में हो चुके होते तो फिर तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून ना जीतती, तो यहाँ से PTI जीती, क्योंकि उन्होंने भी ये सारे काम किए थे। देखिए, हल्के की जो साख्त है और हल्के का मिजाज और फिर मजमूई तौर पर जो मुल्क की सूरत हाल है, उसमें PMLN को आप यूँ समझिए कि वॉक ओवर मिल रहा है बहुत सारे इलेक्शंस में। हम ज़िमनी इलेक्शंस पंजाब में जितने भी हुए हैं उनमें आम तौर पे हमने देखा है कि डस्का के सिवा एक आम तौर पे वो PMLN जो है वो जीती हुई नज़र आती है। तो फिर अब इमरान खान साहब कोई ऐसा शोबदा नहीं दिखा सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा सके लाहौर के लोगों को इकॉनमी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से या और भी नए पाकिस्तान के हवाले से, जिसकी वजह से वो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ तो यहाँ पे कुछ अपना कैंडिडेट ही विड्रॉ कर गई, या यूँ कह लीजिए कि कैंडिडेट का टेक्निकल उसमें फॉल्ट निकल आया। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि आगे रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जहाँ पे टर्नओवर कम होगा, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे किसी ना किसी दर्जे में अपसेट होने का भी इम्कान रहता है। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, नहीं मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि अपसेट होगा, अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन जहाँ भी लो टर्नआउट होगा वहाँ पे ही अपसेट होगा, और वहाँ पे ही छोटी पार्टी को ऐसा लगेगा कि छोटी पार्टी एकदम बड़ी हो गई है। साहब, पीपल्स पार्टी कितना फ़ायदा उठा सकती है अगर अपसेट यहाँ पर ना भी हो और टर्न आउट मार्जिन जो है वो बड़ा क्लोज रहे हारने का भी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये इलाका वो है जो कि नून लीग का बहुत अरसे से गढ़ है। ये सीट ऐसी है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े उनके लीडर मलिक परवेज़ साहब की सीट है, जो कि उनकी फैमिली के अंदर से ही उनकी मिसेस के अंदर अब के कैंडिडेट हैं, और इस फैमिली का इस इलाके में बड़ा काम है। इन्होंने बहुत अरसे से यहाँ पे काम करें, उनका बेटा भी वहाँ पे बहुत अरसे से काम कर रहा है। तो ये बात कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये सीट मिलेगी, ये तो इफ़ेक्टिवली अगर जनरल इलेक्शन हो जाता और बहुत ज़्यादा टर्नआउट होता तो भी ये उन चंद सीटों में से है जो हम तकरीबन यकीन से नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट है। कम अज़ कम इस अदवार में, इस दौर में तो ये कम अज़ कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट है। सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस स्पेस का क्या करेगी, या उस स्पेस की कितनी एडवांटेज लेगी जो स्पेस PTI ने इस बाई इलेक्शन के अंदर खाली की। जी। तो बज़ाहिरन लगता यह है कि PTI के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि ना सिर्फ कि अक़लियतों को, दीगर लोगों को जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद उस तरह केटर नहीं कर रही, उनको अपने साथ जोड़े, बल्कि छोटी पार्टीज़ को भी। और वो तमाम लोग, हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ पार्टी का वोट नहीं है, पार्टी के खिलाफ भी वोट है ना। कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो कहते हैं कि जी मैं किसी को भी दे देंगा लेकिन PTI नू नहीं देवांगा, या किसी को भी दे देवांगा लेकिन PMLN नू नहीं देवांगा। तो जो भी PMLN के खिलाफ वोट पड़ रहा है वो कहीं और जाने के बजाय पीपल्स पार्टी को चाहिए कि उसको कैप्चर करे। अगर एक स्ट्रॉन्ग शोइंग हुई यहाँ पे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30,000 35,000 से ज्यादा वोट ले गई, हारे जीते वो और बात है। स्टोरी ये होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी प्रेजेंस वापस लाहौर के गढ़ में दिखानी शुरू कर दिया। ठीक है जी, आज का इंतखाब जो है वहाँ पर वोट तो डल गए, नताइज आने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अब आगे चलकर बल्दियाती इंतखाबात भी आने वाले हैं, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि ये इंतखाबात EVM से कराए जाएं। मगर शिबली फराज कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो EVM पर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन कहता है कि बल्दियाती इलेक्शन में EVM के तजर्बे का उन्होंने फैसला किया है, और अगर 70 के करीब मशीनें फराहम की जाएँ तो फिर ये फैसला होगा कि किस सूबे में जो है इसको आजमाया जाएगा। क्या वजह है शिबली फराज साहब, क्यों कह रहे हैं कि जो है बल्दियाती इंतखाबात जो है हम EVM के थ्रू क्यों नहीं करा सकते, ये हम जानेंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, यही सब बात कर रहे थे कि एक नया मॉडल आप लोग लेकर आए हैं, तो अच्छा है मेन इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले उसका तजर्बा हो जाता ये बल्दियाती इंतखाबात के थ्रू। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकते इस पर? देखिए जी, बात यह है कि जो बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं उसमें बड़े एक से ज्यादा पैनल्स होते हैं, मजदूर, किसान, अक़लियत, मुख्तलिफ किस्म के पैनल्स होते हैं, बहुत मल्टीपल पैनल्स होते हैं। वो EVM पे नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो तहसील लाजिम का इलेक्शन है वो
बिल्कुल ईवीएम से हो सकता है। तो पार्शियली मैं ये कहूंगा कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वो ईवीएम पे हो सकते हैं। मिनिस्टर साहब क्या लिमिटेशन है, क्या ये जो आपने कहा कि वो क्योंकि मल्टीपल पैनल्स होते हैं तो ईवीएम पे नहीं हो सकते, सारी दुनिया के अंदर जहां पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल करके अपनी, हमने देखा अमेरिका की वोटिंग होती है, दीगर जगहों पे होती है। आपके ख्याल में ईवीएम की क्या लिमिटेशन है, कितने कैंडिडेट्स हो जाएंगे तो ईवीएम पे नहीं हो सकता? जनरल इलेक्शन में अगर किसी हल्के से 25 कैंडिडेट खड़े हो जाएं तो ईवीएम पे हो सकता है इलेक्शन? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर तो पैनल एक हो, माने कि अगर जिस इलेक्शन में आपने एक पर्टिकुलर सीट के खिलाफ 200 तक हो सकते हैं, ये जो मशीन जो कि हमने वो की है, ये इसमें 200 तक कैंडिडेट्स आ सकते हैं। बट इशू इज नॉट अबाउट द कैंडिडेट्स ओनली, लेकिन जो इशू है मल्टीपल पैनल। जी शिबली साहब, मल्टीपल पैनल। जी बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड के जाहिर है बल्दियाती इंतखाबात में एक तहसील का वोट होगा, एक जनरल काउंसलर का वोट होगा, उसके बाद फिर एक खातून का वोट होगा और एक लेबर किसान का और एक नौजवान का भी बाज़ मामलात में वोट होगा। जी जी। तो जी। जब हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो हम बेसिकली 2 वोट डाल रहे होंगे बैक वक्त, यानी एक कौमी असम्बली का, एक सूबाई असम्बली का। तो क्या ये एक ही मशीन हैंडल करेगी या अलग अलग मशीनें लगाई जाएंगी? नहीं, उसके लिए तो अलग अलग होंगी, क्योंकि उसमें उनके जो प्रिंटर है, उसका जो कागज कलर है, वो बिल्कुल जिस तरह के मैनुअल होता है उसमें होगा कि 2 वोटिंग पैनल्स होंगे। प्रिंटर और ये जो है जो वो कंट्रोल यूनिट है वो एक होगा, लेकिन जो वो है नेशनल असेंबली का और सूबाई असेंबली के लिए, इसके लिए 2 वोटिंग पैड जो होते हैं, जिस तरह के आपके वो होते हैं बैलेट पेपर होता है, इस तरह वो 2 होंगे। शिबली फराज साहब, क्या क्योंकि लोग आपकी पार्टी की इस तजवीज़ पे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू इलेक्शन होना चाहिए, इस पे बहुत तनकीद करते रहे हैं आपके सामने और आपने कानून साजी कर दी, क्या ऐसा कोई तरीका है कि एक ट्रायल रन के लिए जनरल इलेक्शन से पहले कुछ हिस्सा, जिस तरह आपने कहा जो मेन तहसील नाज़िम का या ज़िला काउंसिल का या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हद तक कोई ऐसा हिस्सा हो इस बल्दियाती इलेक्शन का जो ईवीएम के थ्रू हो सके, ताकि कुछ मशीन से फेमिलियरिटी हो, हम उसके प्रोसेस पे कमेंट कर सकें, उसकी जो उसके नुकास हैं, जो उसकी अच्छी बातें, उस पर बात हो सके थोड़ी सी? नहीं साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि मशीन जो है तो उसमें इवन लोकल बॉडीज में जो तहसील का इलेक्शन है, जो कि तकरीबन लेट्स से कि एबटाबाद है, तो ये तकरीबन 2 नेशनल असेंबलीज के तकरीबन 2 साइज का है, जिसमें कि आप हजारों वोट डालेंगे, वो होना चाहिए। जहां पे डायरेक्ट वो है, वो सिंगल पैनल है, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसमें एक मेरी ऑब्जर्वेशन है जो कि हबीब अकरम इसको ज्यादा वो करेंगे, वो ये है कि देखिए जी, इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहा है कि हम ये मशीनें प्रोवाइड कर दें सर आंखों पर, लेकिन इशू ये नहीं है। इशू तो ये है कि जब तक कि वो मशीन अपनी वो रिक्वायरमेंट्स और जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक जब बनेगी, जब सेलेक्ट करेंगे आप एक मशीन को या 2 या 3 या 4 मशीनों को, वो ये तो नहीं हो सकता कि हम मशीन इसको टेस्ट करें इन इलेक्शंस में, लोकल बॉडीज में, और जो आने वाले इलेक्शंस हों उसमें उसकी चेंज हो जाए। तो टेस्ट हमने एक को किया और फिर मशीन एक्चुअली हो सकता है कोई दूसरी हो, बिकॉज वो तो जब इंटरनेशनल टेंडर आप फ्लोट करेंगे इलेक्शन कमीशन खास स्पेसिफिकेशंस के, तो वो तो फिर वो होंगे। सर ये बात आपने बड़ी बात को ये भी समझना ये भी है कि उन मशीनों पे आपका भी इत्तफाक हो और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का भी इत्तफाक हो, यानी उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ। दुनिया में तो इसके बाकायदा एसओपीज बने हुए हैं। जी जी, तो वो तो बिल्कुल जी। मिनिस्टर साहब, आपने जो प्रोक्योरमेंट वाली बात की, कुछ ये भी बात चल रही है कि आपके तवस्सुक से कहा जा रहा है कि जिस वजह से आप इसको अपोज कर रहे हैं वो ये है कि इसकी जो इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट है वो इस वक्त के अंदर हो नहीं सकेगी। क्या इसमें भी कोई टाइमलाइन का मसला है? नहीं, देखिए टाइमलाइन तो हर चीज के लिए होती है और हम ये समझते हैं कि काफी कंफर्टेबल टाइम लिमिट है। अगर हम शुरू करें इसको सीक्वेंस में लेके चलें, और पहला सीक्वेंस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफिकेशंस को फाइनलाइज करे, उसकी बुनियाद पे फिर टेंडर हो, उसके बाद जो है तो जो भी कंपीट करेगा। सर आपको कितना वक्त चाहिए? हो सकता है इससे अच्छी मशीन भी हो सकती है, इससे बुरी भी हो सकती है सारी।
तो इस सर चीज को जब आप पेपरा के फाइनलाइज कर कानून के लेंगे, नीचे पेपरा के कानून के नीचे 30 दिन का वक्त मिनिमम है इंटरनेशनल टेंडर के लिए। आपके ख्याल में अगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी स्पेसिफिकेशंस बता दे तो आपको कितना वक्त चाहिए होगा मशीनें प्रोवाइड करने के लिए? देखिए मशीनें प्रोवाइड, पहले तो ये ना कि आपने फाइनलाइज करना है अपने, वो आ गए जब उन मशीनों पे जो कि उसमें compete करेंगी और आपने फाइनली चूज कर ली, तो उसके बाद तो फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये डिफरेंट बैचेस में बनेगी। मशीनों की तादाद चाहे वो 6 लाख हो या 8 लाख हो, बिल्कुल बन सकती हैं इन द पीरियड ऑफ 6 to 8 months, वो कोई इशू नहीं है। असल चीज क्या है कि आप वो तय करें, अपना मायार तय करें और वो स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड तय करें जिसके लिए आप समझते हैं कि आपके, और फिर उनको टेस्ट करें। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आप पहले टेस्ट करें एक मशीन को। जी, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। जाते जाते मुझे ये बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने 70 मशीनें डिमांड की हैं कि 70 मशीनें फराहम की जाएं। फिर पंजाब हुकूमत ने भी बल्दियाती इंतखाबात में EVM से कराने का फैसला कर लिया है। आप कह रहे हैं और जो जवाब पेश कर रहे हैं कि इस वजह से इस्तेमाल नहीं हो सकता इसका। तो सर ये फैसले करने से पहले कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई आपकी? क्या कोई आपसी मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से ये मामला पहले तो क्लियर कर दूं, सॉरी मैं उमेर रुबाब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, हम बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं, ये कोई बात ही नहीं है। 77 और 100 और 1000 मशीन, कोई इशू नहीं है। ये इशू जो है वो उसका है, एक बुनियादी उसका है कि अगर हम मशीन इसको टेस्ट करते हैं जो कि ये हमने बनाई है, ठीक है, और फिर जब जनरल इलेक्शंस या कोई और इलेक्शंस आते हैं उसमें हम अगर कोई दूसरी मशीनें, उनको चांस मिलना चाहिए। हमने तो ये नहीं कहा था कि इसी मशीन को इस्तेमाल करना है, हम तो ये कहते हैं आपने स्पेसिफिकेशंस की बताएं, टेंडर फ्लोट करें और जितनी दुनिया की कंपनीज हैं, पाकिस्तानी हो बाहर क्यों आए और उसमें से बेस्ट जीते। हम ये तो नहीं कह रहे कि ये मशीन तो है ही है, हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, ये जरूरी है। लेकिन मैं एक क्लैरिटी देना चाहता था कि ये हो नहीं सकता कि मशीन एक टेस्ट हो और उसके बाद जो भी होगा इसका फैसला वो तो इसी पर ही होगा ना। ठीक हो क्या? तो और मशीनों को फिर मतलब है कि हमें नहीं करना चाहिए टेस्ट। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, वापस आएंगे तो पंजाब में खाद का बहरान अब भी बरकरार है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में खाद बहरान जो है वो उसका मसला अब भी बरकरार है। खाद की बोरी 3000 रुपये तक फ़रोख्त होने लगी है। खाद माफिया ने पंजाब हुकूमत के अहकामात भी नज़रअंदाज कर दिए हैं। आया कि ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। मुख्तलिफ ज़र इलाकों की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमें बताएंगे। मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे नौमान खान बाबर, लिया से मोहसिन अदील, बहावलपुर से अतर अवान, मंडी भाउद्दीन से मंजर सज्जाद, जबकि तारिक दौरानी लाड़काना, सिंध के शहर लाड़काना की सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं। जी बिल्कुल, खाद की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से अजीब सी सूरत हाल है। अंधेर नगरी चौपट राज है। हुकूमत ने नोटिस लिया, किसी हद तक कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि अब एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 2 बोरियाँ दी जा रही हैं खाद की, जिसकी वजह से काश्तकारों के मसाइल जो है काश्त के हवाले से मज़ीद बढ़ गए हैं। DAP की जो खाद है उसकी कीमत जो है 8212 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन कीमत जो है 9000 रुपये बटोरी जा रही है। इसी तरह से यूरिया खाद है 1768 रुपये इसका रेट है, लेकिन 2000 से ज़ायद जो है इसकी कीमत बटोरी जा रही है। इसी तरह से नाइट्रोफास है 5600 रुपये, लेकिन 6000 रुपये कीमत वसूल की जा रही है। काश्तकार परेशान है, दोहरी अजियत का अब शिकार हो चुके हैं क्योंकि खाद उन्हें मज़ीद दरकार है। सूबाई वज़ीर का इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि खादों की कीमतों का जो तयन है वो उनके कंट्रोल की बात नहीं है। इंपोर्टेड खाद होती है, इसलिए वो कीमतों का तयन नहीं कर सकते। इसलिए इसके साथ साथ जबकि सेक्रेटरीज जो ज़राअत हैं उनकी अजीब मंतक है, उनका ये कहना है कि जैसे ही गंदम की काश्त का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद खाद वाफिर मिकदार में मिलना शुरू हो जाएगी। खाद ना मिलने की वजह से गंदम की जो पैदावार है 4 से 5 मन फी एकड़ कम होने का इम्कान है और इसी तरह से ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो सकती है। खाद अगर इंपोर्ट करना पड़ती है तो इंपोर्ट भी की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाद मिलेगी तो उनकी फसलें काश्त हो सकेंगी। कहते हैं कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की।
खाद के बहरान के हवाले से भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। मामला संगीन से संगीनतर होता चला जा रहा है। लिया में 6,80,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई थी। गंदम की बिजाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अब किसान को पहला पानी जो है वो गंदम को लगाना है और इस मौके पर किसान 1 से 2 बोरी यूरिया खाद जो है हर पानी के साथ वो खेतों में डालते हैं फ़ी एकड़ के हिसाब से। तो यूँ लिया में मुहतात अगर अंदाज़ा लगाएँ तो 10 लाख के करीब खाद की बोरियाँ जो हैं उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन जब डीलर से हमारी बात हुई तो जो इदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक सिर्फ 4 से 5 हज़ार बोरी खाद की जो है वो लिया में इस वक्त सप्लाई हो रही है और मार्केटों में फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत की जानिब से कुछ इकदाम उठाए गए हैं लेकिन वो सिर्फ नुमाइशी इकदाम हैं, फ़ोटो सेशन के इकदाम हैं। शनाख्ती कार्ड्स देखकर जो 10 एकड़ का ज़िम्मेदार है उसे सिर्फ 2 बोरी मैक्सिमम 2 बोरी फराहम की जाती है और जबकि उसकी ज़रूरत जो है वो 10 से 20 बोरी खाद है। एक खाद डीलर को जिसे रोज़ाना 5,000 बोरी मिलती थी उसे अब सिर्फ 1,000 बोरी जो है वो दस्तयाब है। खाद दस्तयाब नहीं होगी तो बगैर खाद के पानी जो है वो लगाना पड़ेगा, तो इससे गंदम की पैदावार भी जो है वो मुतासिर हो सकती है। खाद की सूरत हाल पे अगर बहावलपुर पर गौर किया जाए तो इस वक्त जो कंडीशन है वो जो कि तू है। बहावलपुर की सूरत हाल ली जाए तो 90% से ज़्यादा जो फसलें की बिजाई है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये DAP खाद जो होती है ये बिजाई के वक्त इस्तेमाल होती है। तो इस वक्त जो कि DAP बिजाई कंप्लीट हो चुकी है तो DAP तो इस वक्त आपको वाफिर मिकदार में हर जगह नज़र आ रही है और कंट्रोल रेट पर भी मिल रही है और 100-200 रुपये महज कहीं ब्लॉकेज पे मिल रही है। DAP की अगर रेट की बात की जाए तो कंट्रोल रेट जो है 8,150 से लेकर 8,200 रुपये तक 300 रुपये तक आसानी से अवेलेबल है DAP, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि बिजाई का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसके बाद अब बिजाई के बाद का दूसरा जो मरहला आता है जब फसल खड़ी हो रही होती है, पहले पानी के बाद यूरिया खाद की ज़रूरत पड़ती है। यूरिया इस वक्त नायाब हो चुका है। बहावलपुर में कहीं भी यूरिया जो है वो नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो ब्लैक में है। इसका सरकारी रेट 1,770 रुपये ज़रूर है, लेकिन जो इस वक्त प्राइवेट मार्केट में ब्लैक पर जो है 2,300 से 2,400 रुपये के हिसाब से बोरी मिल रही है। मंडियों में भी जाएं तो यहाँ पर जो है यूरिया खाद आपको आज भी नायाब मिल रही है। जहाँ तक इंतज़ामिया की बात है, फ़ोटो सेशन के तौर पर वो हफ्ते में एक आध ट्राला देकर इंतज़ामिया एक दूसरे को खुश करने पर मसरूफ़ है। हाँ जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में मैं इस वक्त गल्ला मंडी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे अगर हम खाद की बात करें तो खाद का जो बहरान है वो बदस्तूर जो है ये यहाँ पे मौजूद है। किसानों और काश्तकारों को जो है खाद जो है वो सस्ते दामों जो है वो दस्तयाब नहीं हो रही, बल्कि ब्लैक के अंदर मिल रही है। हवाई का सिलसिला जो है यहाँ पे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से खाद डीलरों के वहाँ पर दुकानों के ऊपर जो बैनर्स हैं वो लगाए गए हैं, खाद की कीमतें लिखी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है खाद जो है वो बासानी जो है वो दस्तयाब नहीं है। और यहाँ पर जो खाद है DAP वो तकरीबन 500 से 700 रुपये जो है ना वो ब्लैक के अंदर मिल रही है। यूरिया खाद भी जो है वो 500 रुपये ब्लैक में यहाँ पे दस्तयाब है। और अगर ये खाद जो है बर वक्त गंदम की बुआई के लिए वो इस्तेमाल ना की गई तो इसे फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो उसमें कमी वाक़ होगी। अगर फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो गंदम की कम होती है तो मुल्क के अंदर जो है आने वाले वक्त में गंदम का बहरान जो है वो सर उठा सकता है। इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है 14,000 DAP बोरी जो है वो बरामद की गई। इसी तरह 4,000 यूरिया की बोरियां जो हैं वो बरामद की गई और वो उनको सरकारी नर्क पे जो है वो इंतज़ामिया ने यहाँ पर किसानों का काश्तकारों को फ़रोख्त किया और तकरीबन 8 मुकदमात जो हैं वो यहाँ पे दर्ज किए गए और 6 लाख रुपए की रिकवरी की गई। पिछले हफ्ते भी हमने आपको जो DAP और यूरिया की शार्टेज और जो ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से लाड़काना समेत सिंध की मार्केटों की सूरत से आगाह किया था। उसके बाद यहाँ इंतज़ामिया सिंध भर में मुतहरिक हमें नजर आई और ख़ासतौर पर मैं लाड़काना की मार्केटों की अगर बात करूँ तो यहाँ मुतअद्दिद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई और मुख्तलिफ ट्रालर भी मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए जिसमें यूरिया की यहाँ से ब्लैक मार्केटिंग के लिए दूसरे शहरों के लिए तरसील हो रही थी। लेकिन इन सब मामलों के बाद अगर आज की बात की जाए तो आज भी मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग का खात्मा नहीं हो सका है। रेट कम ज़रूर हुआ है। जो DAP यहाँ पर जो 8100 रुपये सरकारी रेट है वो पिछले हफ्ते 9500 रुपये तक दस्तयाब थी। इस वक्त भी उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और तकरीबन 8500 रुपये तक वो यहाँ लाड़काना की मार्केटों में दस्तयाब है। इसी तरह अगर यूरिया खाद की बात की जाए 1780 रुपये उसका सरकारी रेट है और इस वक्त वो 2000 रुपये तक लाड़काना में दस्तयाब है, जबकि पिछले हफ्ते ये 2500 रुपये तक दस्तयाब थी। दुकानदारों से इस हवाले से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो कंपनी की जानिब से ही उनको मतलूबा जो स्टॉक है वो मुहैया नहीं किया जा रहा है और वो भी ज़्यादा रेट देकर ये चीज़ें खरीदने हैं, इसलिए वो मजबूर है। सामी यहाँ पर अफसरान हैं, उनसे जब इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना है कि कंपनी के वेयर हाउसेज हैं वो भी यहाँ पर खाली हैं और साथ ही साथ कंपनी की जानिब से मुकम्मल वो स्टॉक इनको फराहम नहीं किया जा रहा। लेकिन कंपनी की बात हो या दुकानदारों की हो या इंतज़ामिया की नाअहली, ब्लैक मार्केटिंग
आज भी लाड़काना में हो रही है, चाहे वो 1000 से 1500 रुपये हो। पूरे सिंध भर की ये सूरत हाल है। ये अब भी एक सवालिया निशान है कि कौन इस चीज़ को रोकेगा और ये ब्लैक मार्केटिंग का खात्मा कर सकेगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि इस हफ्ते भी इन इलाकों की क्या सूरत हाल है। हबीब साहब, हमने पिछले हफ्ते भी अपने इन्हीं नुमाइंदगान से जाना था और आज भी इनसे इस हफ्ते की अपडेट हमने ली है। कुछ इलाकों में कोई थोड़े बहुत सूरत हाल बेहतर है, लेकिन ओवरऑल अब भी यही कहा जा रहा है कि जो मसाइल पहले थे वो अब भी मौजूद हैं। देखिए, सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। डीएपी की यानी डीएपी खाद की जरूरत कम हो गई। अच्छा, क्योंकि बिजाई मुकम्मल हो रही है, तो बिजाई मुकम्मल होने के वजह से डीएपी की जरूरत अब चूंकि कम हो गई है, तो लिहाजा डीएपी में हम कुछ प्राइसेस में डिक्लाइन देख रहे हैं। लेकिन अगेन किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि 8,100 रुपये या 8,200 रुपये की जो मुकर्रर करदा कीमत है उसके ऊपर डीएपी मिल रही है। अब भी डीएपी उस कीमत पे नहीं मिल रही। दूसरी है कि साथ ही आप यूरिया की प्राइसेस देखें। पिछली दफ़ा जब हम बात कर रहे थे लास्ट वीक में, तो यूरिया की प्राइसेस में यानी मुकर्रर करदा कीमत में और फरोख्त होने वाली कीमत में थोड़ा सा फ़र्क था, फ़र्क कम था। लेकिन इस वक्त वो फ़र्क बढ़ता हुआ तकरीबन 500 रुपये पे चला गया। यानी आपको रफली 40% इजाफी पैसे देने पड़ रहे हैं। 40% आपको इजाफी पैसे देने पड़ रहे हैं कि आप किसी तरीके से यूरिया खाद जो है वो अपनी ज़मीन के लिए हासिल कर लें। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये दो चीज़ों की तरफ इशारा कर रही है। नंबर एक, अगर ये खाद ज़रूरत के मुताबिक और वक्त पर नहीं पड़ी तो आप एक और क्राइसिस के लिए तैयार गंदम के। और दूसरी बात यह है कि अगर ये काश्तकारों को मिल चुकी है और इसी कीमत पे मिल गई है, तो फिर आपको अल्टीमेटली कीमत बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि महंगी प्रोड्यूस हो जाएगी और महंगी जो गंदम होगी फिर वो आप नहीं खाएंगे, वो फिर आपके मुल्क से बाहर स्मगल होना शुरू हो जाएगी। बेहतर यह है कि अभी से इस क्राइसिस को मैनेज कर लें। लेकिन मैं भी किन से तवक्को लगाए हुए बैठा। अब भी कोई फ़ायदा हो सकता है इस क्राइसिस को मैनेज करने का, क्योंकि मतलब जैसा कि हबीब साहब भी बात कर रहे थे कि तकरीबन अब ज़रूरत तो पूरी हो गई है, वक्त तो गुजर ही गया है गंदम की बिजाई का। देखिए, डिफरेंस जो है इफेक्टिवली वो स्टिपुलेटेड प्राइस में, यानी कि जो प्राइस हुकूमत ने मुकर्रर कर दी है उसके बाद हर बंदा ये कह रहा है, तमाम शहरों से हमने सुना कि ब्लैक में जी प्राइस और मिल रही है। जो मौजूदा प्राइस है ब्लैक में थोड़ी सी कमी हुई है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि हुकूमत की मुकर्रर करदा प्राइसेस तो वही हैं जो हैं। पहले हुकूमत की मुकर्रर करदा प्राइस से 50% ज़्यादा ब्लैक के ऊपर मिल रहा था, अब वो को 25%, 30% के ऊपर आ गया, तो ब्लैक की प्राइसेस में कमी हुई है। सवाल ये है, अगर खाद मौजूद है, यूरिया मौजूद है और हुकूमत ने प्राइसेस स्टिपुलेट कर दी हुई हैं कि ये प्राइसेस होंगी और ब्लैक में ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, तो ये अब एक इंतज़ामी मसला है। इसका मतलब ये है कि खाद मौजूद है, प्राइस स्टिपुलेट हुई है, लेकिन क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, तो आप मेरी दुकान पे आती हैं, मैंने आपको 1200 रुपए की देनी थी, तो मैंने आपसे कहा कि देखें अगर मैं आपको रसीद नहीं काट के दूंगा, आप मुझे कैश पे पेमेंट कर दें, तो 1500 रुपए की ये खाद मैं आपको दे सकता हूं, वरना मेरे पास कोई नहीं है। तो ये जो ब्लैक की इकॉनमी है, जिसकी बार बार हर हल्के के अंदर बात हो रही है, ये इंतजामिया का मसला है, मॉनिटरिंग का मसला है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का मसला है। और आपको एक छोटी सी बात भी बताता चलूं कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक कंपनी के बारे में सुराग लगाए जिसने 3 महीने तक डीएपी स्टॉक रखी और इस इंतजार में रखी कि कीमत बढ़ेगी तो बेचेंगे। वो कंपनी कौन सी है, कौन वजीर उसका रिश्तेदार है। इसके साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।